Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, brothers and sisters. I'm Farhana Kurotalain, one of your coordinators at IMS. Inshallah, we'll be giving you a little briefing on Task 7. Task 7 कल रिलीज हुआ था. आप लोगों ने फ्लायर भी देखा होगा, बोथ इंग्लिश में और उर्दू में भी, और आपने वॉइस नोट भी सुनी होगी. So inshallah, let me go ahead and give a small briefing on that. So Task 7 है roadmap for intellectual warfare. So इस टास्क के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रोड मैप बनाएं, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि इस प्रोसेस में हमारी ग्रोथ हो, हर आईएमएस के बंदे की ग्रोथ हो, और हर आईएमएस का मेंबर विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए टीम लीडर. सुभान अल्लाह, जब हमने साइन अप किया था आईएमएस के लिए तो वी ऑल साइंड अप टू बी ए टीम लीडर. सो इंशाल्लाह ये टास्क के गो थ्रू करने के प्रोसेस में हमारी ट्रेनिंग होगी मल्टीपल लेवल्स पे, ताकि हम एक इंटेलेक्चुअल टीम लीडर, इंटेलेक्चुअल वॉरियर बने. फर्स्ट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पहला ऑब्जेक्टिव जो फॉर्मुलेटिंग द रोड मैप है. इस ऑब्जेक्टिव में हम इंशाल्लाह इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के हर एस्पेक्ट को बहुत करीबी से देखेंगे. वी हैव बीन डूइंग इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, बट ये टास्क करने में एक बहुत ही क्लोज लुक होगा इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के एस्पेक्ट से. जो भी कंफ्यूजन जहाँ पे भी हैं वो इंशाल्लाह क्लैरिफाई हो जाएंगी. हमारी मिशन, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का मिशन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. और इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की बुनियाद है द सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इंशाल्लाह इस टास्क करते जब हम सीरा पे रिफ्लेक्ट करेंगे, गौर करेंगे सीरा पे, और इस एंगल से गौर करेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने किस तरीके से इस्लाम को फैलाया, उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज ऑफ इस्लाम, उनके स्किल्स क्या क्या थे, और किस तरीके से वो ये मिशन अकॉम्प्लिश कर सके. जो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी इसमें ग्रोथ हो. पहले तो हम जब ये सोचेंगे सॉल्यूशंस, रोड मैप क्या है, कैसे बनाने हैं, इसमें हमारे इंटेलेक्ट इंशाल्लाह बहुत बहुत आगे जाएगी. वी आर गोइंग टू थिंक बिग, वी आर गोइंग टू थिंक ब्रॉड, वी आर गोइंग टू थिंक डीप. सो इसमें इंशाल्लाह हमारी इंटेलेक्ट आगे बढ़ने के इज वेरी गुड टास्क फॉर दैट. नेक्स्टली हमारी थॉट बढ़ेगी और हम रिफ्लेक्शन स्किल्स बढ़ेंगी सीरा पे और स्ट्रैटेजीज पे इंशाल्लाह, और इससे हमारी सोचने की काबिलियत इंशाल्लाह विल गो टू न्यू हाइट्स. तीसरा हमारा मकसद ये है कि हम एक दूसरे हर टीम मेंबर से हम टीम बिल्डिंग करें. ये प्रोजेक्ट से हमारे स्ट्रेंथ्स पता चलेंगे, हमारे भाई बहन के स्ट्रेंथ्स पता चलेंगे, और हम एक साथ इकट्ठा होकर इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे. जस्ट लाइक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर मुस्लिम एक ब्रिक है, और हर ब्रिक जब अपनी सही जगह पे लग जाती है तो एक खूबसूरत सा ब्रिक स्ट्रॉन्ग वॉल बन जाता है. सो इंशाल्लाह वी विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर विद आवर स्किल्स एंड हेल्प ईच अदर इन दिस टास्क. इस टास्क में there's a lot of opportunity for healthy discussion. One team member will come up with one option or one solution, one suggestion. Then the other team member may have another idea. So there can be healthy discussions. Why is one idea better than the other idea? एक idea के ऊपर दूसरे person build कर सकते हैं. So subhanallah, there's so much opportunity here to have healthy discussions complementing each other's strengths. Then there's a benefit of brainstorming, creative ideas lie, naye angles lie, use your creative skills in this task. And finally, building strong communities. Mashallah, we have divided the IMS into different communities. So har community ke andar bhi kafi team building inshallah hogi. So task 7 ke first 4 questions, let me just go over them. तो पहला क्वेश्चन ये है कि रोड मैप होता क्या है. रोड मैप बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें, किस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ शुरू कर रहे हैं, हमें कहाँ पहुंचना है, एंड देन सो मेनी अदर क्वेश्चंस. सो प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टू मेक ए रोड मैप इन जनरल. उसके बाद हम रिफ्लेक्ट करेंगे सीरा पे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने किस तरीके से
अपना मिशन अकॉम्प्लिश किया था। सीरा को देखें इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के एंगल से और स्ट्रैटेजी के एंगल से। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हम ये रिफ्लेक्ट करें कि इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स बनने के लिए किस किस एरिया में कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी पड़ती है, और वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे। तो ये इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा बिफोर वी प्लान अ रोड मैप। सो इंशाल्लाह आफ्टर ऑल दीज 3 स्टेप्स वी विल हैव अ वेरी गुड आइडिया और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, और इसके बेसिस पे आप इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के लिए एक रोड मैप बनाए। रोड मैप ऐसा हो, सिंपल हो, इफेक्टिव हो, इजी टू इम्प्लीमेंट हो। इंशाल्लाह द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ द रोड मैप ऐसे हों जो हम इंशाल्लाह भी से स्टार्ट कर सकें। और इसकी डिस्कशंस आप फर्स्ट अपने टीम्स के अंदर करें, फिर योर कम्युनिटी हेड्स विल लीड यू एंड दे कैन हैव डिस्कशंस एट द कम्युनिटी लेवल एज वेल। थोड़े से रिसोर्सेज हमने सजेस्ट किए हैं, दीज आर ओनली सजेशंस, दे आर नॉट बाय एनी मींस एनी रिक्वायरमेंट्स और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। आप रिसोर्सेज खुद ढूंढें एंड यू विल प्रॉब्ली कम अप विद बेटर रिसोर्सेज। ब्रदर साहिल के 3 लेक्चर्स हैं, और वी हैव सीरा बुक्स है, और एक किताब है जो स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लिखी हुई है। And inshallah, and community heads are very, they know how to get this project done. They're very motivated, very interested, very inspired to get this task done, and aapke captains are also the same. So inshallah, let's all work together, and let's make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to guide us, just like he guided the Sahaba, with the right understanding of Islam, with wisdom, with intellect, with attributes of unity among ourselves, courage, integrity, strength to overcome difficulties, and skills of eloquence and speech, and much more. Let me close this with the dua, and let's do, Surah Fatiha is one of my favorite duas. So, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاك الله خير. So I'll go, please Ikra, take it over for the next coming presentations. جزاك الله khairan everyone for listening. Thank you, Jazakallah Khair, Farhana, for your explanation and guiding us through this task 7. Okay, moving on to the presentations. Okay, let's move to the second presenter, Laiba. Are you ready? I'm unmuting you. Yes, I'm ready. आपको screen sharing चाहिए, Laiba? मैं करती हूँ share. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं C200 से TL171 लाइबा राइक आज आपको प्रोपेगेंडा प्रेजेंट करूंगी। ये कुछ कंटेंट्स हैं जो हम आज की प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे इंशाल्लाह। प्रोपेगेंडा बेसिकली एक कॉन्शियस एफर्ट है जो किसी भी आइडिया, इंफॉर्मेशन या रूमर को स्प्रेड करने के लिए की जाती है ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके और उनके बिलीफ को मैनिपुलेट किया जा सके। ये सपोर्टिव भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। 20th सेंचुरी तक अगर हम बात करें तो इसको एक न्यूट्रल टूल समझा जाता था फॉर वॉर जस्टिफिकेशन विद बोथ गुड एंड बैड प्रोजेक्शंस। Propaganda अमूमन by sharing words, gestures, raising flags, posting images, creating music and building monuments के जरिए किया जाता है। इस एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो LGBTQ कम्युनिटी ने रेनबो कलर्ड फ्लैग इंट्रोड्यूस कराया जो इनको सिंबलाइज करता है। जहां पर भी उन्होंने अपनी बात करनी होती है दे रेज दिस फ्लैग और उनकी बात होती है। फेमिनिज्म मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये हुई बाय यूजिंग वर्ड्स एंड जेस्चर्स। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं, पोस्ट करते हैं, चार्ज चाहते हैं। ये सब क्या है? हमारा प्रोपेगेंडा है। जैसा कि हमने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है बाय शेयरिंग वर्ड्स, जेस्चर्स, रेजिंग फ्लैग, पोस्टिंग इमेजेस, क्रिएटिंग म्यूजिक एंड बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स। तो ऐसा टूल जो वाइडर कवरेज रखता हो और कम्पिटिटिव एट्रीब्यूट्स रखता हो वो क्या है? हमारा मीडिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोपेगेटिंग क्योंकि वो एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है फॉर स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन।
हमारे पास बहुत से मीडिया के चैनल्स हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया एज वेल। मीडिया का जो रोल है ना प्रोपागेंडा में, वो टू फोल्ड हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आप इंडिपेंडेंटली अपनी वॉइस को रेज करें ताकि गलत चीज को गलत कह सकें। और ऐसे भी हो सकता है कि आप नेगेटिव वे में किसी सही चीज को गलत करने के लिए, लोगों के बिलीफ को मैनिपुलेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करें। मीडिया ऐसा क्या करता है, कौन से टेक्स्ट यूज करता है कि वो इतना पावरफुल बन गया? मीडिया दो काम करता है, फ्रेमिंग एंड एजेंडा सेटिंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इनको स्टडी करते हैं आगे। मीडिया के पास ये पावर है कि वो जिस भी इशू को चाहे फ्रेम करे और उस इशू में से जो बातें उसके एजेंडा के साथ अलाइन कर रही हों, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करे कि सुनने वाले उसकी बात को समझ दें और वैसा ही सोचना शुरू कर दें। मीडिया प्रोपेगेंडा करते हुए डिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है ताकि लोगों के ओपिनियंस को मैनिपुलेट कर सके। ये आपने देखा होगा कि जब भी कोई बंदा कोई अच्छी बात करने लगता है और मेजोरिटी उसके साथ आने लगती है, लेकिन वो मीडिया के एजेंडा के खिलाफ बात कर रहा होता है, तो उसी टाइम उस पर्सन के खिलाफ बहुत नेगेटिव बातें आने लग जाती हैं। ये क्यों आती हैं? ताकि लोगों के दरमियान कंफ्यूजन क्रिएट की जा सके और लोग मीडिया के एजेंडा से ना हटें। इको चैमर्स एंड फिल्टर बबल्स मीडिया का फेवरेट काम है। वो क्या करता है, वो ये जानता है कि लोग उन बातों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ और आइडियाज साथ मैच करती हैं, तो वो उन्हीं चीजों को दिखा के लोगों को बाइस्ड कर लेता है अपने साथ। मीडिया अपनी रिपोर्टिंग में बहुत ज्यादा बाइस्ड होता है। वो जिस भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट कर रहा होता है, उसकी फेवर में हर अच्छी बात बताता है और नेगेटिव बातों को छुपाता है ताकि लोगों की अटेंशन उनके पर्टिकुलर एजेंडा आइडियोलॉजी की तरफ ला सके। मीडिया की जो जर्नलिज्म होती है ना, ये एजेंडा ड्रिवन होती है। इट डजंट मैटर व्हाट इज हैपनिंग, मीडिया विल ओनली कवर व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट अलाइंस विद देयर एजेंडा, और सिर्फ उतना ही प्रेजेंट करेगा जितना एजेंडा के साथ मैच करेगा। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मीडिया ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि सोसाइटी में चेंज लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसीलिए मीडिया ड्रामास, बुक्स और आर्ट्स के जरिए ऐसे मैसेज डिलीवर करता है हमें जो डीप हम पर इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ते हैं और हम मीडिया की बातों में आने लग जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट हैं, अगर हम उनको स्टडी करें और जब हम अपने डॉक्यूमेंट्रीज को देखें, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मीडिया करता है सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग। वो हमें वही बातें दिखाता है जो मीडिया के एजेंडा के साथ मैच कर रही होती हैं, जिससे हम बिल्कुल वैसा ही सोच सकें जैसा मीडिया चाहता है कि हम सोचें। इमोशनल मैनिपुलेशन मीडिया का फेवरेट हथियार है। वो हमें इमोशनली चार्ज सीन्स दिखाकर और इंटेंस ड्रामेटिक मोमेंट्स दिखाकर जिस भी पर्सनैलिटी या जिस भी चीज के बारे में हमारी सिंपैथी लेना चाहता है, वो ले लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा एसिड अटैक, डाउरी, वानी प्रैक्टिसेस, इन चीजों को दिखाया गया ड्रामास में, मूवीज में, और इनके खिलाफ लेजिस्लेशन आ गई प्रॉपर। आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत जल्दी चेंज आता है। क्यों? क्योंकि मीडिया प्रमोट करता है स्पेसिफिक वैल्यूज, नॉर्म्स और बिहेवियर्स को जो मीडिया के एजेंडा के साथ मैच करते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि हम मोस्टली वेस्टर्न क्लॉथिंग, लैंग्वेज, क्यूजीन और आइडियाज के ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया ने उन्हीं को प्रेजेंट ज्यादा किया, बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट किया। रेपिटेशन और रीइंफोर्समेंट एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी पर्सन के माइंड को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत लंबे अरसे के लिए बदल सकते हैं। इसीलिए मीडिया इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है और एपिसोडिक वे में ड्रामास में एक ड्यूरेशन लाने के बाद अपने एक ही मैसेज को रिपीट करता है, जिससे हमारा माइंड उससे यूज टू होने लग जाता है और उसे एक्सेप्ट करने लगता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते चलें तो मैरी वोस्टनक्राफ्ट ने एक बुक लिखी वुमेन्स राइट पर, जिसने तहलका मचा दिया। अपनी बुक में वो ये कहती हैं कि जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, वो जानबूझकर वुमेन को बेकार और नाअहल बना रहा है। लेकिन अगर वो जैसे एडवांटेजेस बॉयज को प्रोवाइड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ऐसे ही अगर वो गर्ल्स को प्रोवाइड करने लगे, तो जो वुमेन बनकर आएंगी ना, वो सिर्फ एक्सेप्शनल वाइफ या मदर्स ही नहीं रहेंगी, बल्कि वो कैपेबल वर्कर्स भी बन सकती हैं डिफरेंट प्रोफेशंस में। अब यहाँ पर अपनी बुक में उन्होंने अल्फाज का चुनाव बड़े एहतियात से किया हुआ है, लेकिन अक्सर लोग इस पर ध्यान देते हैं। आपके लिए मैं इनको हाईलाइट करके लाई हूँ। उन्होंने वर्ड यूज किया डिलिबरेटली, फ्रीवोलस,
incapable, exceptional wives and mothers, जो कि provoking words हैं. इन words का इस्तेमाल कर किया उन्होंने, तो जिसने इसको read किया उसने कहा what? Exceptional wives and mothers? नाअहल, बेकार, और ये जानबूझ के कर रहे हैं हमारे साथ. No, we're not gonna let this happen. तो इस तरह से इनकी बुक को काफी ज्यादा सपोर्ट मिली. गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हमारे प्रोपेगेंडा में? गवर्नमेंट डेटा को चेरी पिक करती है, उसमें से अनफेवरेबल डिटेल्स को रेज कर देती है और प्रेजेंट करती है, लोगों की हमायत ले लेती है. आपने अक्सर देखा होगा जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी शॉर्टकमिंग आती है तो वो फौरन से लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं. कैसे? जैसे कि वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देंगे, लैपटॉप स्कीम प्रोवाइड कर देंगे, इन्फ्लेशन में किसी चीज के रेट में कमी आ जाएगी. इस तरीके से वो लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, उनकी अटेंशन को डाइवर्ट कर लेते हैं प्रोपेगेंडा करके. फंडिंग और प्रोपेगेंडा का क्या लिंक है? हमारे मोस्टली हॉट टॉपिक्स होते हैं ना, वो प्री प्लान्ड होते हैं और फुली फंडेड होते हैं. और कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, और हायरार्की में जो लोग डोमिनेंट होते हैं वो ये सब करते हैं. जैसे कि एलजीबीटीक्यू प्रोपेगेंडा ऐसा प्रोपेगेंडा है कि अगर कोई अक्लमंद इसको समझे तो वो कहेगा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, बट बिकॉज ये प्री प्लान्ड है और फुली फंडेड है, दैट्स व्हाई इसको सपोर्ट मिल रही है. इसके काफी ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं हमारे सिटीजन पे. खास तौर पर ये इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, लोगों के ओपिनियंस को बदल देता है, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स को पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है. हमारे पॉलिसी मेकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, ओपिनियन लीडर्स को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वो लोगों को उनकी तरफ आने ही नहीं देते हैं. इसके अलावा जो भी लोग मीडिया की बात के खिलाफ बात करना चाहें, मीडिया उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिससे वो भी मजबूर हो जाते हैं मीडिया की ही बात मानने में और हमें हकीकत से दूर रखने के लिए. एक्सेप्टेंस रीजनिंग वो कौन सी बातें हैं जिसके बिहाफ पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्राइसिस. क्राइसिस में लोग इजी विक्टिम होते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज में. उन्हें थोड़ा सा भी फायदा होगा ना तो वो अब उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, मीडिया इसका फायदा उठाता है. लार्ज ऑडियंस जो है ना हमारी, वो न्यू आइडियाज को बहुत ज्यादा पसंद करती है, मीडिया उनको सबक बाग दिखाता है, अपने साथ मिला लेता है. इसके अलावा जो गवर्नमेंट है ना वो हमें वन साइड ऑफ द पिक्चर दिखाती है, दूसरी साइड छुपा के रखती है, जिससे हमें दूसरी साइड का पता ही नहीं होता, और जो हमें नजर आ रहा होता है उसी को देखते हैं और हम उसे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं. इसके अलावा इन सब की बातों में हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आप लाजमी देखेंगे. अगर आपकी कभी किसी एथेइस्ट से या किसी एलजीबीटीक्यू के मेंबर से बात हुई हो तो वो मेक श्योर करेंगे कि आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाएं. लेकिन अगर आप एक इंटेलेक्ट नहीं होंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा, आप उनको भांप नहीं पाएंगे और आप खामोश हो जाएंगे, और आपके पास उन्हें एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग फॉर योर प्रीशियस 10 मिनट्स. ये प्रेजेंटेशन लाने का मकसद मेरा ये था कि आप ये समझ सकें कि किस तरह से हमारी डेली लाइफ में हमें टारगेट किया जाता है, हमारे इर्द गिर्द ही चीजें मौजूद हैं जो हमें टारगेट कर रही हैं. आप उन्हें समझें, एनालाइज करें और उनके खिलाफ एक डिफेंस क्रिएट करें. गुड लक. Jazakallah khair, Laiba, very well presented. थैंक यू Thank you मैम. for your input. प्लेयर. Now we will move to the questions, but before that मैं announce कर दूं कि make sure आपके questions precise हों, to the point हों, presentation से related हों, so we can save maximum time. जी शहर जान, I will unmute you. अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया. बहुत सारे शोबाजात पर गुफ्तगू की है, लेकिन इस्लामिक प्रोपेगेंडा के ऊपर आई थिंक नहीं हुआ. इसके ऊपर थोड़ा गुफ्तगू कर दें. खुसूसन इस्लामिक तबका जो है हमारा, वो किस अंदाज के साथ बजाते खुद तबके का प्रोपेगेंडे का शिकार होता है. इस टास्क So में I हमने think इस एस्पेक्ट को एक्चुअली कवर नहीं किया था, इसलिए इस पर मैं अभी आपको सही आंसर नहीं कर पाऊंगी. जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. कोशिश करते हैं हम अपनी presentations को improve करते रहें as the questions are coming. Okay, I will इंशाल्लाह. unmute Saad. You can unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये इंटेलेक्चुअल वारफेयर या साइकोलॉजिकल वारफेयर, इस चीजों से हम क्या फिजिकल वारफेयर से बच सकते हैं? फिजिकल वारफेयर. मैं आपके क्वेश्चन को समझी नहीं, रिपीट करिएगा. मैंने आवाज कहा कट रही है. कि जैसे
या साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक रोड मैप बना रहे हैं, क्या इस चीज से जी हम फिजिकल वार से बच सकते हैं? देखिए, फिजिकल वॉरफेयर करने के लिए ना, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप अपने सोल्जर्स को फिजिकली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं करेंगे वॉर के लिए, तो वो कैसे मैदान जंग में जाकर अपनी जानें देने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट तो जरूरी है ना इसमें। मतलब फिजिकल वार लास्ट पार्ट है बिल्कुल। या वी कैन से ये पैरेलल वर्क करती हैं, सब चीजें पैरेलल वर्क करें, लेकिन फर्स्टली हमें साइकोलॉजिकली उनको तैयार करना होगा। थैंक यू। जी सालेहा, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई वांट टू नो कि हमें ऐसा कौन सा प्रोपेगेंडा डिजाइन करना चाहिए कि जिससे हम मुस्लिम्स के जो स्टैंडर्ड लो कर दिए गए हैं, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ सम प्रोपेगेंडा। तो हमें एक ऐसा कौन सा प्रोपेगेंडा डिजाइन करना चाहिए जिससे हम स्टैंडर्ड हाई कर सकें? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज को ओवरकम करने के लिए हमें एक डिफेंस क्रिएट करना होता है। जो सबसे पहले हमें करना है, हमें डिफेंसिव वे में जाना है। हमें जानना है कि व्हाट इज कमिंग टुवर्ड अस, हम उसको जान सकें। जब हम उसको जानेंगे तो फिर हम उनके मुताबिक, उनकी डोमेन के मुताबिक रिएक्ट करेंगे, और वही हमारा प्रोपेगेंडा होगा उनके खिलाफ इन रिस्पॉन्स। हम मीडिया को यूज कर सकते हैं? यस यस यस, श्योर वी कैन। तो मतलब व्हाट वुड यू सजेस्ट कि हमें किस तरीके से, आपने इस पे वर्किंग की है कि हमें क्या छोटे छोटे फॉर एग्जांपल्स बताएं ताकि उस तरह से हम इसको लेके चल सकें? लाइक क्या इसमें करना ये हो चाहिए सकता हमें, है मीडिया जी, पे क्या जैसे एक्शन कि लेना चाहिए? जैसे कि मैरी वोllstonecraft का मैंने अभी जिक्र किया, अब उनकी बुक थी एक, उसमें मैंने हाईलाइट करके बताया कि कौन से वर्ड्स हैं जो थॉट प्रोवोकिंग हैं, जो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि सोचें, हम एक और साथ अलाइन करें। हमारा ये फर्ज है कि हम एक्टिव रहें और हर जो चीज सामने से आ रही है उसको स्टडी करें, और वो फिर बताएं कि इस चीज में ये चीज गड़बड़ कर रही है। ये है, कोई भी चीज आती है उसको एनालाइज करके उसके सामने रख दें कि इसमें ये चीज मसला कर रही है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि मीडिया पे हम कौन सा ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें या कौन सी ऐसी चीजें, क्योंकि इन सिंपल ना लोग आप आयात शेयर कर दोगे, अहादीस शेयर कर दो, दैट इज नॉट एनफ। अब लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, जिन्होंने देखना है सिर्फ वही देखेंगे। आर यू गेटिंग माई या पॉइंट? मैं ये चाह रही हूँ या आई एम ऐसा हम गेटिंग योर क्या पॉइंट। करें, हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, लोगों को प्रोपेगेट कर सकें कि जैसा कि हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा यूज किया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा है ना मुस्लिम के अगेंस्ट जो यूज किया गया, कि हम यस हमें बहुत ही उसमें पस्ती में डाल दिया गया। तो हम इससे कैसे जी, निकल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं लोगों को? इस पे हमें कैसे काम करना हम स्टार्ट करें? मेरी नॉलेज के मुताबिक तो यही है कि पहले उसको एनालाइज करें, जो भी हैपनिंग है उसको एनालाइज करें। सिंपल, दिस इज व्हाट आई डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ, बट द ओनली थिंग आई वांट टू से इज वी हैव टू एनालाइज द सिचुएशन, और हमें बताना होगा ना उसमें से जो भी हो रहा है उसमें से पॉइंट्स निकाल के प्रेजेंट करने होंगे, ये दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर डिस्टर्बिंग एंड प्रूव व्हाई। Okay, let's move on to the next question, please. Last question regarding this presentation. Yasir Ali, you can unmute. जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है बहन ने। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जैसे आपने बताया कि प्रोपोगेंडा के मतलब बताया, तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा वेल डिजाइन प्रोपोगेंडा है हमारे मीडिया के, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में। तो क्या आप समझती जी हैं कि वाकई इसके पीछे कोई लॉबी बैठी हुई है जो इसको बड़े ठीक ठाक किस्म की डिजाइन कर रही है? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नजर आती है सारे प्रोपोगेंडे में, तमाम चैनल्स के ऊपर ऐसा ही हो रहा है। तो इसको जी कौन फंड कर रहा है, और क्या ये बाहर से एनजीओ कर रही हैं या कोई इंटरनल है या खाली गवर्नमेंट चला रही है? तो क्या अगर हम इसको एक बेहतर अंदाज में एक्सपोज कर दें इस पूरी ट्रेल को जो सारे लोग ये मैनेज कर रहे हैं, तो क्या वो बेहतर नहीं होगा, ताकि लोगों को समझ आ जाए और उसके बाद फिर हम एक चैनल लॉन्च करें कि यहाँ पे अब आपको रियलिटी दिखाई जा रही है, एक्चुअल इस्लाम क्या है या रियलिटी जो माशरे में हो रहा है और हमें दिखाया क्या जा रहा है? जी बिल्कुल।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत है। देखें इसके पीछे अब क्योंकि ये फैक्टर्स जो हैं सामने हमारे पास मौजूद हैं और ये क्लियर कट है कि इनको देख के समझ आता है कि ये किसी बच्चे का खेल नहीं है, ये प्री प्लान है, जिसे समझ में आता है इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी है जो कि हायरार्की में डोमिनेंट है। अब उनके खिलाफ जाने के लिए हमें अलाइन होना पड़ेगा, एक कॉमन ग्राउंड पे आना पड़ेगा और रिसर्च करनी होगी, देन हम ये काम कर सकते हैं उनके खिलाफ। Jazakallah Laiba for your input and answering the questions precisely. Welcome, ma'am. Moving on to the next presentation, please. Fiza, you can unmute. Fiza Noor, you can unmute, please. Ji, Fiza, would you like screen sharing? Walaikum Assalam. Would you like screen sharing? Yeah, obviously. Okay, you can start. Assalamu alaikum everyone. Myself Fiza and my topic of presentation is intellectual warfare. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेरा आज के टॉपिक का एजेंडा है. I will talk about introduction first. जितनी हमने बात कर ली है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में अभी तक, आई कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर क्या होता है. लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में डिस्क्राइब करूँ तो इट्स simply intellectual means intelligence, and warfare tells us about the war or conflict. So ideas के और concepts के दरमियान जो conflicts होते हैं उसको हम intellectual warfare कह सकते हैं. लेकिन intellectual warfare में बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती. मैं यहाँ पे एक नए 2 पॉइंट्स नए ऐड करना चाहती हूँ. वो ये कि हम ज़्यादातर बात करते हैं वॉरफेयर में सिर्फ के जो डोमिनेंट पार्टी है, अगर इंटेलेक्चुअल कोई एक ऐसी डोमिनेंट पार्टी है जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को यूज कर रही है सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फेसेट है. एक और इम्पॉर्टेंट फेसेट आता है, वो ये है कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में जेन्युइन इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज भी होता है, आइडियाज का एक्सचेंज भी हो सकता है, वो भी इसके अंदर आ सकता है. तो इसका पर्पज अगर हम देखें, पर्पज ऑब्वियसली यही है कि एवरीवन वांट्स टू विन. पर्पज everyone wants to dominate this world. और इसके लिए टारगेट होती है हमारे ओपोजिंग पार्टी. और टूल्स में बहुत ज़्यादा टूल्स आते हैं, जैसे पिछली प्रेजेंटर ने भी बताया, इसमें सोशल मीडिया कैंपेन्स आ जाती हैं, सोशल मीडिया आ जाता है. अगर हम नेक्स्ट पे बात करें तो हम सिनेरियोज देखते हैं. जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो है, मैंने सेकंड सिनेरियो को फर्स्ट पहले किया है क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. इस सेकंड सिनेरियो में ये था कि एक मदर अपने बच्चों को लेके गई फ्रेंड के घर और फ्रेंड पूछ रही हैं कि अपने बच्चों से, उनके बच्चों से कि क्या आप स्कूल में इंजॉय करते हैं. तो बच्चे कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, नहीं हम उस तरह इंजॉय नहीं करते, हम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है. तो ये वाली अप्रोच बताती है कि जो उनकी फ्रेंड की अप्रोच है, वो कहती हैं उनको लगता है कि स्कूल इंजॉयबल होना चाहिए, वहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए, और लास्ट लाइन भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है. लेकिन जबकि ये सिनेरियो नरेट किया जा रहा है बाय अ मदर, और वो कह रही हैं कि मेरे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे. सो इट शोज कि वो चाहती हैं कि स्कूल में स्ट्रक्चर फॉलो किया जाना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग बच्चों को लेके चला जाना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव. Am I audible? Ji, Fiza, now you're audible. Okay. Fiza, आपसे म्यूट हो रहा है शायद बार बार, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. सो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमें जो मैंने पहले बताया कि इसके 2 फेस आते हैं. पहला फेसेट के 2 डिफरेंट आइडियाज का कॉन्फ्लिक्ट.
तो ये तो एक अंकल is everything. By money you can buy anything, you can buy happiness, you will succeed in life. तो वहां पे मैनिपुलेशन की जा रही है, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के टेक्टिक को यूज किया जा रहा है, वो अंकल डोमिनेंस फेज पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड फेसेट है। इफ वी मूव ऑन, तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव पे बात करें तो बाय इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सकती है। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब हमें बहुत ज्यादा डायमेंशंस पता चले एक ही पिक्चर की, एक ही आइडिया के मुख्तलिफ डिबेट्स आए, मुख्तलिफ डिबेट की डिस्कशंस हों, तो हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सकती है। और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी हमारी तो हमें क्रिटिकल एनालाइजेशन में भी फायदा देगा। हम क्रिटिकली एनालाइज करना जान सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगी, जिस तरह हमारे IMS में हमें वीडियोस दिखाई जाती है, डिबेट्स की डिस्कशन की वीडियोस दिखाई जाती है और हम उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। सो ये हमारे आर्ग्यूमेंट को एनालाइज, दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करने में एज अ थर्ड पर्सन हमारी हेल्प करता है। अगर हम बात करें सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट की, वो है ग्लोबल डोमिनेंस। ग्लोबल डोमिनेंस, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के बेस पे हम ग्लोबल डोमिनेंस अचीव कर सकते हैं, जिस तरह के ज्यूज ने किया। ज्यूज आज दुनिया में हुक्मरानी कर रहे हैं बिकॉज दे फाउट द बिग फाइट्स। उनके पास उनका बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा अगर एग्जांपल्स देखें, आज गूगल फाउंडर, FB के फाउंडर, ये लोग दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियाज, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है। वो एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को चीजें दे रहे हैं। आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, इट वॉज बाय देम। इसकी वजह से हम एज अ कंज्यूमर बन गए और वो प्रोड्यूसर बन गए। और ये एक रूल है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर के सामने नहीं बोल सकता, वो हमेशा सप्रेस फॉर्म में ही रहेगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, वो है नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स इस तरह से आते हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज आती हैं और सुनते हैं, तो उसके बेस पे कुछ लोग एक साइड को मानते हैं, कुछ दूसरे को मानते हैं। उसके बेस पे फ्रेगमेंटेशन होती है, मिसरिप्रेजेंटेशन होती है। लोगों को आइडेंटिटी के क्राइसिस आते हैं कि उनको नहीं पता चलता उनकी असल आइडेंटिटी क्या थी। जिस तरह आज भी बहुत ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस इस्लाम में आ रहे हैं, इसका एक बहुत डाउनफॉल आता है। इसका एक और बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है, वो है फ्यूज्ड अल्टरनेटिव। वो इस तरह से होता है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज होंगी, लोग कंफ्यूज होंगे कि अब हमें किस साइड पे जाना है, इधर हमें पॉजिटिव साइड पे जाना है, इधर नेगेटिव। अगर हम LGBTQ की बात करें, लोग दोनों पर्सपेक्टिव्स को सुनते हैं, लेकिन अक्सर फ्यूज होके दोनों साइड्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख लेते हैं, ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। तो वो अपने से ही कोई अल्टरनेटिव बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री से एग्जांपल लें तो मैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला की एग्जांपल दूंगी कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे मुड़ के देखना ये शो करवाता है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी जाना चाहती थी, उस कौम के साथ भी स्टे करना चाहती थी। तो उनके पास दोनों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। उन्होंने फ्यूज अल्टरनेटिव बिल्ड करना चाहा। तो ये चीज हमें बीच का रखती है और बीच के लोग भी हमेशा मारे जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। कुछ इंटेलेक्चुअल, अगर हम बात करें कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर मुस्लिम्स को कैसे इफेक्ट करती है, तो देखें इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर आज की चीज नहीं है। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर हमेशा से होता है, हमेशा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के बाद से अगर राशिदून कैलिफेट की बात करें, जो कि 632 टू 661 CE में था, उसमें बैटल ऑफ सिफिन हुई। वो इस वजह से हुई कि तो दो आइडियोलॉजीज सामने आई। कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग आइडियोलॉजी एक थी कि कुछ लोगों की दूसरी थी। उस आइडियोलॉजी के कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे शिया सुन्नी का सेक्स बने, और इसने ना सिर्फ हमारी प्रैक्टिसेस को आज तक भी किया, आज तो हमारी नमाज भी सेम नहीं है, इसने हमारी प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। हमें फ्रेगमेंटेशन हो गई है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था आइडियोलॉजी का। उसके बाद हम मूव ऑन करें उमैयद कैलिफेट में, उसमें भी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर इस तरह से सामने आई कि विद इन उमैयद फैमिली देयर वर द कॉन्फ्लिक्ट फॉर पावर, और वहां पे बहुत ज्यादा डिबेट्स शुरू हो गई, गवर्नेंस को किस तरह से रूल करवाना है। उन डिबेट्स की वजह से और ज्यादा सेक्स बनते गए, और उसके बाद वही हमारे पास इफेक्ट्स आज भी हम देख रहे हैं। शिया सुन्नी हनफी
उसके बाद अब्बासिड कैलिफेट आता है। अब्बासिड कैलिफेट में जैसे मैंने पहले कहा कि नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का हम देखेंगे इम्पैक्ट। अब्बासिड कैलिफेट ने ये किया कि उन्होंने उबैयद कैलिफेट को ओवरथ्रो कर दिया और उन्होंने बगदाद में कल्चरली डाइवर्स कैलिफेट का निज़ाम कायम किया और बगदाद को हाउस ऑफ विजडम बना दिया। उन्होंने लोगों को इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग करना चाहा, जिस तरह से आज लोग आइडियोलॉजी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के टैक्टिक्स को यूज करके लोगों को कुछ भी मैनिपुलेट करवा के उनको कुछ भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसी तरह हम इसको यूज करवा इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के टैक्टिक्स को यूज करवा के लोगों को पॉजिटिव साइड पे भी सोचने में मजबूर कर सकते हैं। वही यहाँ पे हुआ। यहाँ पे भी लोगों को नॉलेज के साइड पे लाया गया। ग्रीक, पर्शियन, हर टेक्स्ट को अरेबिक में कन्वर्ट किया गया। नॉलेज का बहुत ज्यादा फ्रॉग किया गया। तो इसी वजह से ये वाला टाइम हमारा गोल्डन एज भी कहलाता है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए। लेकिन हम आगे मूव करें तो फिर क्रूसेड और मंगोल इन्वेजन आता है। यहाँ पे भी क्योंकि अब्बासिड के टाइम पीरियड में जिस तरह जितनी नॉलेज प्रिवेल हुई, उतना ज्यादा उसकी इंटरप्रिटेशंस भी होना स्टार्ट होगी अंडर इस्लामिक लॉज एंड तो उसकी इंटरप्रिटेशंस की वजह से उतने ज्यादा ही सेक्ट्स बनना स्टार्ट हो गए। उन सेक्ट्स की वजह से मुस्लिम बहुत ज्यादा सेक्ट्स डिवीजन्स हो गई और मुस्लिम कमजोर पड़ गए। और उसकी वजह से क्रूसेड आपको मैं बताती चलूँ, क्रिश्चियंस ने यूरोपियन ने किया था मुस्लिम से हमरा और जेरूसलम पे कब्जा कर लिया था। 3 क्रूसेड हुए थे और उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया था कि मुस्लिम बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुके हुए थे। तो इसकी वजह से मंगोल उसके वजह से मुस्लिम बहुत ज्यादा डिक्लाइन फेज में चले गए। मंगोल इन्वेजन होती है 13th सेंचुरी में। उसमें भी ये हुआ कि बगदाद मेन सेंटर नहीं रहा, मिडल ईस्ट पे अटैक हुआ। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। यहाँ पे हमारा डिक्लाइन फेज आया था लेकिन रीबर्थ हुई। हमारे बहुत ज्यादा उल्मा जैसे इब्ने तैमिया है वो सामने आए। उन्होंने लोगों को दोबारा से इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के थ्रू उनको इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उनको और ज्यादा मोटिव देना स्टार्ट कर दिया जो हम मुस्लिम्स खो चुके थे। इस तरह से हमारे दोबारा रीबर्थ का टाइम फेज आता है। अगर हम आगे मूव ऑन करें 19 to 20 सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म का टाइम देखने में आया। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के साथ किस तरह लिंक है? ये इस तरह से लिंक है कि जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुई थी इंडिया में तो वहां पे वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वहां पे सेक्युलर लीगल सिस्टम आ गया था जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल टेंशन प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी ट्रेडिशनल इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मॉडर्न गवर्नेंस के दरमियान कि आइदर इसको फॉलो करें या उसको फॉलो करें। तो इसकी वजह से इन टेंशंस की वजह से लोगों ने बीच का रास्ता चूज करना शुरू कर दिया जो आज हम भी देखते हैं। उसके बाद अगर हम मूव ऑन करें, देयर वाज द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म होता है 20 to 21 सेंचुरी में ISIS की फॉर्म में, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। यहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे इस तरह से हाथ है कि उन्होंने मुस्लिम्स को ये कंसेप्ट देना स्टार्ट कर दिया कि मुस्लिम वी शुड मूव टुवर्ड्स द वायलेंस, वी शुड मूव टुवर्ड्स बहुत ज्यादा जिहाद का कंसेप्ट। तो मुस्लिम उस साइड पे आ गए और आज उसका क्योंकि जब भी इस तरह की होती हैं वॉरफेयर कोई आइडियोलॉजीज लोगों में करवाई जाती हैं तो उसका हमेशा इम्पैक्ट होता है। इसका इम्पैक्ट आज भी हमें मिला। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज भी मुसलमान बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में चलेंगे। वायलेंस को बहुत ज्यादा मुस्लिम्स का नाम लिया जाए, हमारे सबसे पहले एक चीज आती है वो वायलेंस है। और वो चीज खुद ब खुद नहीं बनती, कोई बनाता है तो बनती है, कोई हमारे अंदर डालता है तो हमें आती है। तो ये इसकी बेसिस कहीं ना कहीं से जन्म लेके हमेशा जनरेशंस में चलती रहती है। तो ये थ्रू आउट टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर दो आइडियोलॉजीज के दरमियान में भी रही। उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा, लोगों को स्ट्रॉन्ग भी करवाया गया। इस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा जो आप ISIS की फॉर्म में देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉडर्न इरा। मॉडर्न इरा में हमारे पास बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की एग्जांपल्स आती हैं जिसमें सबसे जी योर टाइम इज ऑलमोस्ट अप, प्लीज आप कंक्लूड but I have just 1 or 2 slides. Okay, अगर हम करंट एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास बहुत ज्यादा जैसे एग्जांपल्स आते हैं जैसे LGBTQ और रिलीजियस और LGBTQ के दरमियान जो टेंशन आज हमारी टॉप पे आ रही है। तो ये भी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की एग्जांपल है। वो किस तरह से कि 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज हमारे सामने आई हैं। इसी तरह सेक्युलरिज्म, मॉडर्निटी, फेमिनिज्म का इशू,
इस्लामिक इकोनॉमी और फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट आइडियोलॉजीज जब सामने आती तो फिर वो इंटेलेक्चुअल वर्सेस ग्लोबलिज्म, ये सारे इश्यूज आज बहुत ज्यादा हमें देखते हैं। अगर हमने इस पे काम नहीं किया, अगर हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करने की कोशिश की, तो कोई भी हमारे दिमाग के साथ खेल सकता है, कोई भी हमें जो सिखाना चाहेगा हम वो सीख लेंगे। हमारे जैसे मेरा पहला पॉइंट है स्टेग्नेशन ऑफ थॉट्स, हम सोचना बंद कर देंगे। आज भी अब सबसे ज्यादा एग्जांपल आपको दूं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में रूल कर रहा है, हम उस पर रिलाई करना स्टार्ट हो गए हैं। और आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व कि वहाँ की जो नॉलेज है वो बाइस्ड है। अगर मैं LGBTQ के अगेंस्ट वहाँ पे सर्च करती हूँ ना कि मुझे पॉइंट्स आए, दे डोंट गिव मी। और उसके बाद अगर मैं रिलीजन के अगेंस्ट करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर हम इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हम अपने थॉट्स को यूज करना स्टार्ट करें, अपने इंटेलेक्चुअली खुद को स्ट्रॉन्ग करें, सिर्फ इनके ऊपर रिलाई मत करें, वरना ये हमारे थॉट्स को मैनिपुलेट कर देंगे। हम वही सोचेंगे जो ये चाहते हैं हम सोचें, वही करेंगे जो चाहते हैं हम करें। इसी तरह हमारी इनोवेशन और प्रोग्रेस नहीं होगी। वही पॉइंट के अगर हम कंज्यूमर रहेंगे, हम लेते रहेंगे और वो प्रोड्यूसर रहेंगे, तो फिर हम कभी भी हमारी कंट्रीज की, हमारी मुस्लिम की एज ए होल हम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक हम उसी लेवल पे ना आ जाएं जिस लेवल पे हमारे ऑपोजिट फोर्स है। हम सप्रेस रहेंगे एज अ कंज्यूमर, प्रोपगेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द ग्लोबल डिस्कोर्स, लॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल हेरिटेज। हमारी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज रही है, मैं अभी 10 मिनट्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आप जाके उसको पढ़ें किस तरह से हमें इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग किया गया। अगर आज हमने दोबारा से उस हेरिटेज को दोबारा नहीं किया तो वो हिस्ट्री का ही हिस्सा बन जाएगी, हिस्ट्री की किताबों में बंद हो जाएगी। आप हम क्वेश्चन आंसर की तरफ हमें मूव करना होगा ताकि हम नेक्स्ट प्रेजेंटर का टाइम ना लें। So Okay, you can discuss that in the question answers, okay? Okay. So it was my last and slide. Let's move towards questions. Okay, very well presented. Okay, we will take the question from Aisha. Aisha, you can unmute and ask your question. जी, मेरी आवाज आ रही? हेलो। Yes, you are जी audible. आयशा, जी मैं एक तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो तमाम प्रेजेंटर से ये है कि LGBTQ का बार-बार जिक्र किया जाता है, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के साथ उसको रिलेट किया जाता है। तो वो मुझे नहीं क्लियर हो रहा कि उसको हम कैसे इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। मतलब उसका क्या इफेक्ट होगा नेगेटिव? है तो नेगेटिविटी, लेकिन इफेक्ट कैसे हो रहा है वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के साथ हम उसको कैसे कर रहे हैं कनेक्ट? और दूसरा मुझे आपसे पूछना था कि आपने कहा कि मुसलमानों में वायलेंस आया, तो उसकी मुझे कोई एग्जांपल दें कि मुसलमानों ने ऐसा क्या किया कि ठीक है मुसलमानों को मतलब इस तरीके से कहा जा रहा है कि मतलब मुसलमान वायलेंस करते हैं ये वो, लेकिन उसका कोई क्या आपके पास सबूत है कि मुसलमान के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है तो वो एक्चुअली वो कर भी रहा है या नहीं कर रहा? ओके, थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चंस। जी मैं पहले आपका सेकंड क्वेश्चन पे बात करूं। आप कह रही हैं कि वायलेंस का इल्जाम लग गया। नहीं, सिर्फ इल्जाम नहीं लगा, हम वो चीजें करते हैं। आपके सामने रिसेंट वाकया जड़ांवाला का है, हमने वहां पे क्या वायलेंस नहीं की? हमने यही इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का ड्रॉबैक है, क्योंकि हमने अपने दिमागों को यूज नहीं किया। जो हमें कहा गया हमने उस पर ब्लाइंडली बिलीव किया और जाके वायलेंस कर दी। तो ये रिसेंट एग्जांपल आपके सामने है। इसी तरह हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज के जो आप देखेंगे उनके साथ क्या हाल करते हैं मुस्लिम्स, ऑपोजिट जो थॉट्स हैं, जो बिलीव्स हैं, उनको हम सुनना भी नहीं चाहते। तो ये भी वायलेंस की ही एग्जांपल आती है। और अगर हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें LGBTQ का, तो LGBTQ डायरेक्टली इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि LGBTQ एक आइडियोलॉजी है और वो हम तक इस तरह से आ रही है। आपने कभी इनको सुना हो तो उसको इतना वेल प्रेजेंटेड फॉर्म में हम तक पहुंचाते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट करके, इवन के हमारी अहदीस को, कुरान पाक की आयात को वो मिस इंटरप्रेट करते हैं। कौम लूत की एग्जांपल, आई टॉक विद सम LGBTQ पर्सन, तो उन्होंने कौम लूत को मिस इंटरप्रेट किया और वो जाके सोशल मीडिया पे जाके जब वो बातें कहलाते हैं, उनका कहना था कि कौम लूत पे अजाब
होमोसेक्सुअलिटी की वजह से नहीं, रेप की वजह से आया, और उन्होंने अपने पॉइंट को प्रूव भी किया। जब वो ऐसे लोग जाके सोशल मीडिया पे बात करेंगे, उसको इतने अच्छे तरह प्रेजेंट करेंगे, तो हम आम मुसलमानों के जहन में तो वो चीज बैठ जाएगी ना, हम तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे ना, हम तो कहेंगे ना ये ठीक है। ये माइनर सी एग्जांपल है कि इस तरह से हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, वायलेंस का जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो ये तो विद इन मतलब एक कंट्री एक इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो आपस में मुसलमानों से भी लड़ाई हो जाती है, तो ये उसको एक मतलब एज अ होल तो नहीं कहा जा सकता ना कि मुसलमान एक तरह का जो है वो वायलेंस करता है। तो ये बात मेरा ख्याल है कि मुसलमानों के लिए नेगेटिविटी में जाती है, क्योंकि जितना वायलेंस गैर मुस्लिम कर रहे हैं इस वक्त, मुसलमान तो बेचारा पीस रहा है ना। तो हम अगर कहीं पे वो अपनी निकालता है, जैसे उसको भड़ास कह सकते हैं या उसका रिएक्शन कह सकते हैं, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो वायलेंस कर रहा है। हम उसको ये कहीं कह सकते हैं कि वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है, या वो अपना इमोशंस अपने निकालने की कोशिश कर रहा है समहाउ किसी तरीके से। क्योंकि इसको जो एक छोटे से इलाके में ठीक है, गलत है, मैं ये नहीं कहती, उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन उसको मुसलमानों के साथ रिलेट कर देना कि मुसलमान वायलेंस करता है, ये मेरा ख्याल है गलत बात है। जी, देखिए आपने जैसे कहा ना, मुसलमान अपनी भड़ास निकालता है, ऐसा नहीं है। जिसके पास जितनी ताकत है ना, वो उतना करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बड़े इस लेवल पे देखें, अगर उनके साइड से ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारी साइड देखें, जितना हमारा इन्फ्लुएंस है, जितना हम कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि हमारी ग्लोबल डोमिनेंस नहीं है। हम वहाँ पे, अगर हम ग्लोबल डोमिनेंस हमें इसी तरह जिस तरह हम हैं, हम अपोजिट साइड को सुनना नहीं चाहते, दूसरों को जिस तरह करते हैं, अगर हम डोमिनेंट पे चले जाएं, तो हम तो ऑपोजिट बिलीफ्स को रहने ही ना दें, जिस तरह के अब हमारे हालात हैं। तो हमारे पास क्योंकि पावर ही इतनी है, और ये तो किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं करता कि हम अपने बड़ास निकालते हैं, हम नहीं निकाल सकते। उन्होंने किया ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ ये किया था क्योंकि उन्होंने पे जो कहा गया उसका आगे भी पहले। तो ये चीज है कि हमें इस्लाम इस तरह नहीं सिखाता अपने जहाज में, लेकिन लगी आप किसी के घर पे जहाज के जमाने में आप फिजा, आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है। क्या Okay, let's move on to the next question, please. Sadia Malik, you can unmute. First of all, I would like to say Fizza very well presented. आपके पॉइंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो पूरी वर्ल्ड में डोमिनेंट है, और वो डोमिनेंट इसलिए हैं कि वो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और हम जो हैं वो एज ए कंज्यूमर्स जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो बीइंग ए मुस्लिम जो है, हमारी ऐसी क्या प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए कि हम भी जो है वो वर्ल्डली जो है वो डोमिनेंट हो सके? हमारी प्रोडक्टिविटी तो यही होनी चाहिए, पहले हम अपने आप को इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग करें, पहले उस बैलेंस पे तो आ जाएं, उस नॉलेज पे तो आ जाएं जिस पे वो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब तक हम उसको अचीव नहीं करेंगे, उस नॉलेज के लेवल पे नहीं आएंगे, हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको पहले बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। तो हम यही कर सकते हैं कि खुद को आज के जो करंट टाइम है उसकी स्टडीज में आए, उसमें बहुत ज्यादा एक्सेल करें, देन जाके हम बहुत सालों बाद अगर उनके लेवल पे आए, तो फिर हम प्रोड्यूसर्स बन सकते हैं, चीजों को इन्वेंट करें, उनको ऐसी ऐसी चीजें दें कि वो उन चीजों को यूज करें, ना कि सिर्फ हम ही यूज करते रहें। तो पहला स्टेप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना ही है। Jazakallah Fiza. Okay, next question and last question regarding this presentation. Kamar Islam, you can unmute. मिस, मैं ना प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करना चाह रहा था। जिस तरह मिस बता रही थी, हमारे पास एक्चुअली ना वो नॉलेज ही नहीं है, वो बेसिस वो मीडियम्स ही नहीं है जहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी सिखाई जाती है। ना ही हमारे पास रिसर्च सेंटर्स हैं, यूथ के पास कोई रिसर्च सेंटर नहीं है जहाँ पे वो अगर नॉलेज है भी किसी के पास तो वो उसको ट्रेन कर सके। तो इस तरह तो अगर 100 साल भी गुजर जाएंगे तो तब भी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी जब तक नॉलेज नहीं आएगा उस चीज़ के बारे में, या उस फील्ड जिस तरह हम जूम में अभी यूज़ कर रहे हैं जूम को, तो ये भी किसी की प्रोडक्टिविटी है जिसका नॉलेज अभी तक नहीं हमारे पास है, या हमारे पास कोई मीडियम नहीं है। तो अगर कोई बच्चा
या हमारी यूथ निकलती है प्रोडक्टिविटी के लिए कोशिश करती है, तो उसको मीडियम नॉलेज ही नहीं मिलेगा तो कैसे प्रोडक्टिविटी होगी? हम यूज़र ही रहेंगे जब तक नॉलेज मीडियम नहीं हमारे पास आएगा। आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो भी आपको कोई मीडियम प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपको हाउ टू मेक नहीं बता रहे, हाउ टू यूज़ बता रहे हैं, जितनी भी डिग्रीज हैं आपकी। Exactly. इस बारे में पूछना था कि आप वो बेसिस जो मीडियम है वो आ सकता है पाकिस्तान में, कैसे आएगा, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में इंटेलेक्चुअल वारफेयर में क्या आप बता सकते हैं? जी, बस मैं ये इसके लिए क्वेश्चन यही था। कहना चाहती हूँ। जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया एंड आई आल्सो सफर्ड दिस एज़ अ स्टूडेंट। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में अब उस तरह का नहीं है, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, जहाँ पे है, वहाँ पे जाके लें। अगर फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से है, तो वहाँ पे जाके नॉलेज गेन करें। बहुत ज़्यादा खुद को उसमें एक्सपर्ट करें, फिर उसको लेके पाकिस्तान में आएँ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना स्टार्ट करें। क्योंकि ये हम ही हैं जिसने चेंज लाना है, हमें कोई चेंज नहीं देने वाला। इंशाल्लाह हमारे जो डिस्कशन फॉर्म्स हैं वो आते रहेंगे। जो फीडबैक फॉर्म है वो शेयर हो चुका है इन द कमेंट्स। काइंडली आप उस पे अपना सजेशंस, अपने आइडियाज लिखते रहें एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन इंशाल्लाह फोरम। अस्सलाम वालेकुम व इंशाल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।